टीम जम्मू पे भी कुछ लोग आरोप लगाते हैं जो आपके वॉलंटियर्स है। सुनने में ये भी आता है कि शाम होते ही वो शराब पी के या बाकी नशों में धुत पाए जाते हैं। मैं पहले मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। अगर कभी आपके पास ऐसी कोई शिकायत आती है, आप क्या कार्रवाई करते हैं उन वॉलंटियर्स के खिलाफ? क्योंकि आप टीम जम्मू का काम ही है नशे के खिलाफ जो है आप बात करते हैं, और आपके वॉलंटियर्स अगर नशे में पाए जाएंगे या ऐसी कोई चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं, इल्जाम अगर लगते हैं तो उस पर आप क्या कार्रवाई करते हैं? ठीक कह रहे हैं। इल्जाम लगाना कोई भी इल्जाम लगा सकता है, आप पे भी लगा सकता है, मुझ पे भी लगा सकता है, किसी पार्टी पे भी लगा सकता है, लेकिन उस इल्जाम की कोई बेस होनी चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि। ज़रूर जी, अगर बात करें हम आम जनता की, लोगों की, एक आपस में जो चर्चा रहती है ना, कोई 2 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, आपस में बात करते हैं, लोगों में एक धारणा सी बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी जो है डिक्टेटरशिप कर रही है, लोगों को डरा करके जो है यहाँ पे राज कर रही है। अगर हम बात करें, अभी प्रेस क्लब में हम बैठे हुए हैं, इसके आसपास में धारा 144 लगाई हुई है। लोगों ने अगर कोई प्रोटेस्ट करना है, कोई अपनी बात रखनी है, मीडिया के पास जाना है, तो कहाँ जाएंगे? क्या वजह है कि यहाँ पे धारा 144 लगी है? और आपने क्या कभी किसी को पूछा कि कौन से ऑर्डर के तहत जो है धारा 144 लगाई गई है? आप मुझे लग रहा है कि अरफात साहब आज सारे क्वेश्चन एक ही बार पूछ लेंगे, लेकिन इसका जवाब मैं खुद दूंगा। एज अ लीडर भारतीय जनता पार्टी 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू को क्या मिला? जम्मू को बहुत कुछ मिला। क्या नहीं मिला, आप बताएं, क्या नहीं मिला? शुरुआत वहीं से करते हैं। क्या नहीं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि एज अ लीडर, एज अ जर्नलिस्ट नहीं, एज अ लीडर आपको क्या लगता है जम्मू के साथ, जम्मू को क्या क्या मिला? सबसे बड़ी बात जिसकी आप बात कर रहे हैं, जम्मू को जो जम्मू सिर्फ जम्मू नहीं, मैं जम्मू कश्मीर की अपनी बच्चियां और बहनों की बात करूंगा, जो उनके राइट्स आफ्टर ज़रूर सर, अब आपके सियासी करियर की ओर आते हैं। आपने कुछ समय पहले जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन बहुत कम आप दिखते हो भारतीय जनता पार्टी में। जो मीटिंग्स होती हैं, रैलीज होती हैं, या बाकी सारे कोई भाषण वगैरह जो जिस तरह से नेता लोग देते हैं, उस तरह से आप दिखते नहीं हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा समंदर है, तो शायद एक अदना सा जोरावर आपको दिख नहीं पाया हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि बात की पोर्टल्स की, अगर हम पोर्टल्स में जितने भी लोग काम करते हैं, एक चीज़ तो आपने साफ कर दी कि कुछ लोग जो हैं अपने कुछ काम या कुछ ऐसे 2 नंबर के काम को छुपाने के लिए जो है, पर्दादारी करने के लिए जो है, इस राह पे निकल आए हैं कि हम भी जर्नलिस्ट बन जाएं। जो लोग अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे वर्क करते हैं, जो रोज़ घर से निकलते हैं कि हमने पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करने हैं, पब्लिक की आवाज़ बनना है, एक माध्यम बनना है, एक ब्रिज का काम करना है, क्या उन लोगों को प्रेस क्लब जम्मू जो है जर्नलिस्ट मानता है? या उनके लिए भी कोई आगे आने वाले समय में जो है प्रेस क्लब जम्मू से जुड़ने के कोई आसार नज़र आते हैं? 2 चीज़ें हैं कि हर इंस्टीट्यूशन के अपने लॉज बाय लॉज होते हैं, अपने नॉर्म्स होते हैं। ज़रूर सर, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अभी भी आप वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू प्रेस क्लब के। जो जर्नलिस्ट जो ग्राउंड पे काम करते हैं, उनका दर्द आपसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। किस तरह की चेंजिंग देख रहे हैं आप आज के जर्नलिज्म में, और किस तरह की परेशानियां जो हैं जर्नलिस्टों को आ रही हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक वक्त था कि पत्रकारिता की तरफ बड़े कम लोग जाते थे, और पत्रकारिता एक्सक्लूसिवली वही। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जोरावर सिंह जम्वाल जी। शायद ही जम्मू कश्मीर का ऐसा कोई शख्स होगा जो इनको नहीं जानता होगा। टीम जम्मू के चेयरमैन हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, और प्रेस क्लब जम्मू के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। धन्यवाद, शुक्रिया अरफाज साहब। सर, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, ये जो नशा है, टीम जम्मू आपकी जो है नशे पे काम कर रही है, और पिछले कई सालों से जो है नशे पे काम कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं जम्मू, अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की ही बात करें, क्या बदलाव आए हैं? नशे में कमी आई है, बढ़ोतरी हुई है? हमारा युवा जो है क्यों आसान समझता है हम नशे में जाएं? इतनी आसानी से नशा उनको उपलब्ध कौन करवाता है? कैसे हो जाता है? इतनी एजेंसीज, इतनी पुलिस, फिर भी जो है हमारा युवा जो है नशे में इंडल्ज हो रहा है। अरफाज साहब, ऑलमोस्ट लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं टीम जम्मू चैरिटेबल ट्रस्ट के, और आपको मालूम है, आपने खुद भी देखा भी है, आप कई हमारी रैलीज़ में एक बतौर सहाफ़ी और एज ए जम्मू कश्मीर के एक रेजिडेंट होने के नाते आपने भी बड़ा एक रोल अदा किया है। मेरा ये मानना है
कि जब हमने ये लड़ाई शुरू की और तब बड़े कम लोगों को इस चीज़ का इतना इल्म था कि ये जो नशा है, ख़ास करके ड्रग अब्यूज़ की बात करें, ये कितनी जल्दी फैलेगा। हम उस समय आज से 10 साल पीछे पंजाब को उड़ता पंजाब देख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें किसी को भी, कोई चाहे वो गवर्नमेंट रही, चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज रही, या हम आम लोग भी रहे, तो किसी को ये कहीं ध्यान में नहीं आ रहा था कि क्या कहीं जम्मू कश्मीर तो नहीं उड़ता जम्मू कश्मीर बनेगा। और हालत यही हुई कि आज हम भी उड़ता जम्मू कह सकते हैं, बड़े अफसोस के साथ कह सकते हैं। और मेरा ये मानना है, मैं अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि पूरे जम्मू प्रांत की बात करूं, क्योंकि हमारी जो मुहिम है पूरे प्रांत में चल रही है, चाहे वो रजौरी है, चाहे वो रियासी कटरा है, उधमपुर है, रामबन है, सांबा कठुआ है, जम्मू तो है ही है बीइंग ए कैपिटल सिटी अगर हम बात करें, तो मेरा ये मानना है कि बहुत प्रयास किए, अनगिनत नौजवान जो कि टॉपर्स थे, सुपर इंटेलिजेंट थे, उनको रिहैबिलिटेट करवा के अलग अलग राज्यों में, क्योंकि यहाँ तो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी नहीं था, तो उन बच्चों को कैसे ठीक करें, उन ड्रग विक्टिम्स को कैसे ठीक करें, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमने सफलता भी हासिल की। लेकिन कहीं ना कहीं जिस किस्म की रोक लगनी चाहिए थी वो लग नहीं पाई, और ये रोक तब भी नहीं लग रही है कि मैं किसी पे कोई सवालिया निशान नहीं उठाना चाहता, पर मेरा ये मानना है कि ये रोक इसलिए नहीं लग रही है कि हमारा समाज अभी भी सोया है। जब मैं समाज, सिविल सोसाइटी की बात करता हूँ, जिस तरीके से उनको अग्रसर होना चाहिए, जिस तरीके से इसको अपनी टॉप प्रायोरिटी रखनी चाहिए, उस तरीके की टॉप प्रायोरिटी ये रही नहीं। और उसका सबसे बड़ा कारण मेरा पर्सनल मानना है कि ये भी रहा कि हमने इसको किसी एक घर की कहानी, किसी एक मोहल्ले की, किसी एक कस्बे की, किसी एक पंचायत की कहानी समझा, बल्कि इसको ओवरऑल, इसको हम एक गेम प्लान जो नेफेरियस डिज़ाइन था पाकिस्तान का, वो समझ नहीं पाए। आज मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता समाज जाग रहा है, और उसका बहुत बड़ा कारण आप जैसे सहाफ़ी, पत्रकार बंधु हैं, जो इस चीज़ को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लेवल तक, या जिन लोगों को, जिन माता पिता को पता भी नहीं है कि ये ड्रग्स का सेवन कैसे नौजवान कर रहे हैं और इसके क्या सिम्टम्स हैं, मुझे लगता है कि हमारी जम्मू कश्मीर की मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है लोगों को अवेयर करने का, और टीम जम्मू का एक एक स्वयंसेवी भी इस पर लगा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी अकेले की, किसी एक संस्था की, और या हम सिर्फ सरकार की भी बात करें, ये किसी एक के कारण नहीं हो पाएगा। जब सभ्य समाज इकट्ठा होगा, जब हमारे जो हमारे, हम कहते हैं ड्रग विक्टिम्स के पेरेंट्स हैं, वो नहीं खुल के सामने आएंगे, तो बहुत मुश्किल। अब आप ही बताएं, अगर किसी का बच्चा ड्रग विक्टिम है, जब तक वो कंसर्न्ड डॉक्टर्स, कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन या कंसर्न्ड कोई संस्थाएं जैसे टीम जम्मू वहाँ तक नहीं अप्रोच करेंगे और पर्दे के पीछे वो चीज़ें होने देंगे, तो ऑब्वियसली एक स्टेज आएगी जब कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसके कारण जो ड्रग मिनेंस है वो उस तरीके से फुल्ली कंट्रोल नहीं हुआ है। तो ज़रावर सर, जो लोग कांटेक्ट करते हैं, जो लोग पुलिस से, टीम जम्मू से या बाकी डॉक्टर्स की आपने बात की, कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद उनका क्या होता है? हाँ, देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे आज तक पिछले 10 सालों में लगभग टचिंग 2000 के करीब बच्चे जिनकी उम्र 16, 17 और 40 से नीचे थी, वो हमने, चाहे पंजाब है, हिमाचल है, अमृतसर है, या जहाँ जहाँ पे भी रिहैब्स थे, और अब जम्मू में भी 1-2 अच्छे एनजीओ लेवल पर बने हैं, तो उनको प्रयास किया हमने, उनके पेरेंट्स को गाइड किया, तो वो ठीक होके आए हैं। और रही बात पुलिस की बात, अगर हम करें पुलिस डिपार्टमेंट की, तो एक उन्होंने काउंसलिंग सेंटर जम्मू में ज़रूर खोला है, लेकिन फुल फ्लेज हॉस्पिटल इसके लिए, जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर चाहिए, कश्मीर में है, लेकिन वो 100 बेडेड हॉस्पिटल या 150 बेडेड हॉस्पिटल इतनी बड़ी आबादी वाले जम्मू कश्मीर, और जिसमें सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 10% के करीब, ऑफिशियल डाटा कहता है कि नौजवान जो है वो ड्रग विक्टिम है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी वेटिंग कितनी चल रही होगी। तो इसलिए हमने बार बार सरकार से गुहार भी लगाई, अपने तरीके से उनको अनुरोध भी किया कि यहाँ पर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का खुलना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। जो बेच रहे हैं उस पर आप सख्ती कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज आप देखिए, सांबा की बात कीजिए, कठुआ की बात करिए, जम्मू की बात करिए, रजौरी पुंछ की बात करिए, किश्तवाड़ की बात करिए, कोई भी इलाका, या कश्मीर में भी बात करिए, तो बड़ा अच्छा लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने भी अब
उस तरीके से सख्ती करना शुरू कर दी है कि जो ड्रग्स के फेलिसिटेटर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज तक अटैच हो रही है। और यही हम गुहार पिछले 10 सालों से लगा रहे थे कि जो बेचने वाले के साथ उसके जितने भी करिंदे हैं वो सब उतने ही इन्वॉल्व हैं। वो किसी के फैमिली के, किसी के रोशन चिराग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे भी उसी तरीके से डील करना चाहिए, मेरा अपना मानना था और आज भी मेरा ये मानना है कि जैसे एक टेररिस्ट के साथ, एक एंटी नेशनल के साथ डील किया जाता है, वैसे ही जो ये ड्रग माफियाज हैं इनके साथ जब तक जम्मू कश्मीर पुलिस या उसकी एलाइड एजेंसीज नहीं ट्रीट करेंगी तो ये कंट्रोल होने वाली स्थिति में नहीं है। ज़रूर सर, अगर बात करें हम, एक चैलेंज रहता है जो ड्रग एडिक्ट हैं उनको सही राह पे लाना, दूसरा है युवाओं तक जो है ड्रग पहुंचे ही ना उस पे रोक लगाना। अगर हम बात करें लखनपुर बॉर्डर की, जो अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी की ही बात करें, असफलता है कहीं ना कहीं कि वहाँ से जम्मू तक, जम्मू से जो है अपना बटोत, रामबन, किश्तवाड़ तक जो है ड्रग्स पहुँच जाता है। आप लखनपुर की बात कर रहे हैं, मैं उड़ी और पुंछ में जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे ट्रांस एलओसी 2 ट्रेड सेंटर्स बने थे। हमारा ये मानना था उस समय की जो भी सरकारें रहीं कि भाई ये ट्रांस एलओसी के नाम पर पाकिस्तान द्वारा इस तरफ ड्रग्स की बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट्स भेजी जा रही हैं, जो उस समय की सरकारों ने नहीं माना। और हम बार बार कहते रहे, अल्टीमेटली हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, चाहे वो जॉइंट ऑपरेशंस थे इंडियन आर्मी और जेएंडके पुलिस के, या इंडिविजुअल एक्सक्लूसिव ऑपरेशंस थे एनसीबी के, पुलिस के या पैरामिलिट्री फोर्सेस के, तो करोड़ों रुपए की, अगर आपको याद हो, 424 करोड़ की हीरोइन, कोकीन पकड़ी गई। फिर उसके बाद 6 महीने में फिर कितने सौ करोड़ का पकड़ा गया। तो वो एक आई ओपनर थे जो हम समझ नहीं पा रहे थे। और हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान इज हेलबेंट, जब वो 35-40 साल के इस प्रॉक्सी वार, इस टेररिज्म को यहाँ पर पूरा फ्यूल दे रहा है, वो कामयाब नहीं हुआ। कितनी मासूम जानें हमने गंवाई, हमारे कितने भाई, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, चाहे इंडियन आर्मी में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, कोई भी हो, और वो ज़रूरी नहीं है एक पर्टिकुलर रिलीजन के थे, वो सब राष्ट्रवादी थे, सब ने अपनी जानें गंवाई, शहादतें दी। और उनको ये लगने लगा कि जम्मू कश्मीर में अगर ये प्रॉक्सी को कामयाब करना है तो जम्मू कश्मीर में जो भी राष्ट्रवादी सोच रखने वाले मैं आप लोग हैं, इनकी आने वाली नस्ल को, इनकी आने वाली पीढ़ी को आप हैंडीकैप कर दीजिए या तबाह कर दीजिए। उसके लिए उन्होंने एक ईजाद किया, नैर्को टेररिज्म। और ये भी दुरुस्त है कि आज वो आधुनिक चीज़ें जैसे ड्रोन का पॉजिटिव वो करना चाहिए, ये नेगेटिव उसमें कर रहे हैं। और ड्रोन के ज़रिए ड्रग कंसाइनमेंट, सब ज़रूरी नहीं है आपको लखनपुर जैसे आपने हवाला दिया, लेकिन हमारा ये मानना था, उस समय भी हमने कहा, आज भी हम ये अनुरोध करते हैं कि आपको जो सेंसिटिव लोकेशंस या रूट्स है, जैसे आपने कहा लखनपुर और या कश्मीर से जो आ रहे हैं, ऑल अलोंग हाईवे है, आपके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ की बात करें, उस तरफ घाटी की बात करें तो उड़ी और ये इलाके हैं, तो यहाँ पर हमें बड़े स्कैनर्स की ज़रूरत है, बॉडी स्कैनर्स की ज़रूरत है, जिससे मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी हद तक ऐसी जो कंसाइनमेंट्स आती हैं उस पर आप चेक रख सकते हैं। आज भी इसमें कोई दो राय नहीं। आपने हाल ही में देखा 2 महीने पहले, 2 महीने से भी कम, रामबन में 300 करोड़ की कोकीन जो पकड़ी गई। मुबारकबाद है उन पुलिस ऑफिसर्स को जिन्होंने ये पकड़ा है। अगर राजौरी पुंछ की बात करें, मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ में उन्होंने कितने ड्रग्स की कंसाइनमेंट्स पकड़ी हैं। तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम समाज को उन पुलिस ऑफिसर्स, उनके एक एसपीओ, कांस्टेबल, सिपाही से लेके एसएसपी, डीआईजी, आईजी तक हमें उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। और कहीं अगर हमें लगता है कि यहां पर किसी एक पुलिसकर्मी ने इस गलती के कारण ये ड्रग्स की कंसाइनमेंट या ये ड्रग पैडलर वहां आज भी कोई एक्टिव है, तो हमें उसका भी संज्ञान लेना चाहिए और ओपनली बात करनी चाहिए। तब जाके एक परिवार जिसको कहते हैं, एक पूरा समाज, जब तक, मैं जैसे शुरू में कहा, जब तक हम समाज इकट्ठा नहीं होगा, हम खुद नहीं जागेंगे तो किसी और को क्या जगाएंगे। ज़रूर सर, टीम जम्मू पे भी कुछ लोग आरोप लगाते हैं, जो आपके वॉलंटियर्स है, सुनने में ये भी आता है कि शाम होते ही वो शराब पी के या बाकी नशों में धुत पाए जाते हैं। मैं पहले मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। अगर कभी आपके पास ऐसी कोई शिकायत आती है, आप क्या कार्रवाई करते हैं उन वॉलंटियर्स के खिलाफ? क्योंकि आप
टीम जम्मू का काम ही है नशे के खिलाफ जो है आप बात करते हैं, और आपके वॉलंटियर्स अगर नशे में पाए जाएंगे या ऐसी कोई चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं, इल्जाम अगर लगते हैं तो उस पर आप क्या कार्रवाई करते हैं? ठीक कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगाना कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है, आप पे भी लगा सकता है, मुझ पे भी लगा सकता है, किसी पार्टी पे भी लगा सकता है, लेकिन उस इल्ज़ाम की कोई बेस होनी चाहिए। जैसे सपोज़ आपने कहा कि किसी ने लगाया, या तो वो आपके साथ चैनल पे आ जाए और डिबेट कर लें। ये सवाल आज से 1 साल पहले मुझे किसी और ने भी पूछा था, तो मैंने उनको भी यही रादर काउंटर क्वेश्चन किया एज ए जर्नलिस्ट भी। आपने हमारी कितनी रैलीज देखी हैं, कितनी रैलीज में पार्टिसिपेट किया है? आप छोड़ दीजिए कि हम आप एक पत्रकार बरादरी में हैं, आप ही बता दीजिए आपने क्या कोई एक हमारा नौजवान देखा कोई नशे में था? आप खुद ही बता दीजिए। दिन में हमने सारे प्रोग्राम कवर किए, कभी नहीं देखा। रात को कोई प्रोग्राम देखा कहीं? रात का मैंने या हमारे देखा नहीं। वॉलंटियर्स देखे कहीं? ये देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद कुछ करना नहीं है और किसी को कुछ करने नहीं देना है। ये मैं कोई अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। ये 10 साल पहले जब मेरे भाई हमने ये लड़ाई शुरू की थी, मेरा बेटा 3rd क्लास में था, मेरी बेटी 1st में थी। मैंने तब किसी के बच्चे को जिसकी उम्र 22-23 साल थी, उसको मैंने ड्रग ओवरडोज में मरते देखा, और मुझे पता लगा कि यहाँ पर भी ये, तब मुझे भी पता लगा किसी के थ्रू कि फलाने का बच्चा था वो, और वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो ही डाइड बिकॉज ऑफ ड्रग ओवरडोज। आप मुझे बताइए, जब मैंने ये लड़ाई शुरू की तो मैंने इसीलिए की, मेरे को एक ख्याल आया, मैं रात को सो नहीं पाया, इसलिए कि भाई ये आज किसी का बच्चा मरा है तो 10-15 साल बाद मेरे आपके बच्चे भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, अगर आज हम किसी के लिए नहीं बोलेंगे तो 15 साल हमारे आपके बच्चे के लिए कौन बोलेगा? सो दिस वाज द रीजन आई स्टार्टेड एंड मेड अप माय पॉइंट कि हम इसके ऊपर एपॉलिटिकल होके और पूरे जम्मू कश्मीर की राष्ट्रवादी सोच रखने वाले लोगों को जोड़ के लड़ना पड़ेगा। और ये हम बार बार कह रहे हैं, ये मेरी, अरफाज गैंग की या किसी और की अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हमारी साझा लड़ाई है और हमारे आने वाले फ्यूचर की लड़ाई है। दूसरी बात यह कि मेरे भाई, आपको 2 चीजों पे सेग्रीगेशन करनी पड़ेगी। नशे पुष्ट दर पुष्ट चलते रहे हैं। आज आप सिगरेट को नशा नहीं कह सकते हैं, आज आप लिकर की जैसे बात कर रहे हैं। आप खुद बताइए, आज आप अपनी बच्चियों की शादी में मेहंदी रात के बहाने कॉकटेल कर रहे हैं और आप कहेंगे कि ये नशा है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। नो डाउट हम ये कहते हैं कि पहले अपनी आप को उस तक बना लो, फिर आप देखो आपके लिए अच्छा या बुरा क्या है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी जो प्रायोरिटी है वो ड्रग अब्यूज और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के अगेंस्ट है, विच इज टोटली एंड टोटली इलीगल। अब 2 चीजों में फर्क है। आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि कोई कहता है कि ये है तो वो किसी को आपने पीते हुए देखा, तो ये गवर्नमेंट का काम है, ये टीम जम्मू का काम नहीं है, ये एक सहाफ़ी का काम नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि ये चीज़ों में कमी आनी चाहिए, लेकिन इसके लिए लेजिस्लेशन या कानून है, वो सरकार का काम है, वो मेरा इंडिविजुअल का काम नहीं है, एक एनजीओ का काम नहीं है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट का काम नहीं है, और ना आपका काम है। हम उस चीज़ को अपने अपने तरीके से, आप रिपोर्टिंग के जरिए, मैं अपने बयान के जरिए बात कर सकता हूं। आपके देखने सुनने वाले भी देख रहे होंगे, जो भी होंगे, जो मैं कह रहा हूं आप उनको भी कभी पूछ लीजिएगा गलत क्या है और सही क्या है। लड़ाई ये है कि आपके सामने 2 चीजें हैं, किसको प्रायोरिटी करना है। एक तो ये कि ड्रग्स किसी ने 2 से 3 बार भी ली, उसके घर के बर्तन बिकेंगे और तब तक बिकते रहेंगे जब तक वो नौजवान या वो ड्रग विक्टिम रिहेबिलिटेट होके नहीं आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, और ये उन लोगों के लिए भी है जो टीम जम्मू पे ये काटाकशी करते हैं कि कटाक्ष करेंगे कि हमारा वॉलंटियर। हम कहते हैं कि हम तो कर रहे हैं, हम हमारे पास कई ऐसे केसेस आए हैं। ये आपके या मेरे उन क्रिटिक्स के लिए एक जवाब है कि उनके घर के बर्तन तक बिक गए, उन बच्चों को रिहेबिलिटेशन जाने तक का किराया नहीं था, वहां का खर्चा तो दूर की बात है, वो भी हमारे स्वयं सेवियों ने आपस में इकट्ठे करके अपनी यथाशक्ति के तहत कई ऐसे 100, एक नहीं कई 100, एक विक्टिम के ऊपर आज से 10 साल पहले 1 लाख से 1,20,000 रुपया लगता है। सोचिए कितनी बड़ी रकम है। कहना बहुत आसान है मेरे भाई, जिन बच्चों को ठीक करके लाए हैं कभी उनके पेरेंट्स को पूछिएगा। तो मैं समझता हूं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दुआएं चाहिए। जो हमारे खिलाफ कोई बोलते भी है, भगवान उनको भी ठीक रखे और उनको सद्बुद्धि दे कि भगवान से यही मांगना, क्रिटिक्स आप हो अच्छी बात है, रहना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे जब इस जद में आए तो फिर जोरावर सिंह को मत ढूंढना। ज़रूर सर, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अभी भी आप वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू प्रेस क्लब के।
जो जर्नलिस्ट जो ग्राउंड पे काम करते हैं उनका दर्द आपसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। किस तरह की चेंजिंग देख रहे हैं आप आज के जर्नलिज्म में और किस तरह की परेशानियां जो हैं जर्नलिस्टों को आ रही हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक वक्त था कि पत्रकारिता की तरफ बड़े कम लोग जाते थे और पत्रकारिता एक्सक्लूसिवली वही उसी में वो आते थे कि जिनको बहुत शौक है लिखने पढ़ने का, रिसर्च वर्क करने का। और उन दिनों में इतने प्लेटफॉर्म्स भी नहीं थे, इतने आयाम भी नहीं थे। तो अगर कुल मिला के पत्रकारिता की शुरुआत में देखें तो प्रिंट मीडिया ही था और अलग अलग लैंग्वेजेस में था। अगर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर अंग्रेज़ी और उर्दू और फॉलोड बाय हिंदी। ये आज से 50 साल पीछे, 60 साल पीछे चले जाइए, करते करते एक नया दौर आया कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया, तब भी बड़ी चेंजेस आई। और उस चेंजेस में हमारे नौजवानों को पत्रकारिता को अपना पेशा बनाने के लिए और प्लेटफॉर्म्स मिले, यानी कि कंपटीशन जो है और भी बढ़ा और साथ में प्लेटफॉर्म्स भी मिले। फिर नेशनल न्यूज़पेपर्स का और नेशनल मीडियाज़ का रीजनल लेवल पर आना और रीजनल लेवल से आप देखिए कि स्टेट लेवल तक आना। और यहाँ पे आप देखें कि एक वक्त था कि अभी भी है कि नेशनल डेलीज़ के यहाँ पे प्रिंटिंग पब्लिकेशंस हो रही हैं। तो ऑब्वियसली जब प्रिंटिंग पब्लिकेशन हो रही है तो फुल फ्लैश स्टाफ चाहिए, रिपोर्टिंग में, एडिटिंग में, फील्ड वर्क में। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। अगर हम और आईटी की रेवोल्यूशंस देखें, अब उसके साथ एक थर्ड एडिशन जो जर्नलिज्म में आया, अच्छी बात है, दैट इज पोर्टल मीडिया, नो डाउट इन इट। अब इसका जैसे आपने कहा कि ये चीज़ें एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। जो रियल सेंस में वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत नए नए आयाम मिल रहे हैं। लेकिन अब नेगेटिविटी में बात करें, जैसे जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आप जैसे लोगों को इसलिए दिक्कत आती है कि जो लोग जिनका बैकग्राउंड कोई जर्नलिज्म नहीं है, जिनका कोई बेस जर्नलिज्म नहीं है, शायद वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए या अपनी कुछ और चीज़ों को एक कहते हैं कि फेलिसिटेट करने के लिए, कुछ करने के लिए वो भी इस फील्ड में आने की कोशिश की और कुछ चंद आ भी चुके हैं। और आप जानते हैं, और मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। और जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, एक बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर मिलिटेंसी का जैसे मैंने हवाला की बताया है। तो यहाँ पर अगर ऐसे लोगों का आगमन पत्रकारिता में हो तो ये एक स्टार्टलिंग सी बात है। और इसका संज्ञान कहीं ना कहीं हमने बार बार जब भी समय समय पे सरकारें रहीं या बाहर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई इसके कंसर्न में कोई डेलीगेशन आया तो हमने इन राइटिंग भी उनसे मिले, हमारी पूरी टीम, सीनियर जर्नलिस्ट टाइम टू टाइम मिलते रहे हैं और अपनी जो सजेशंस हैं जो हमें लगता है बीइंग ए वर्किंग जर्नलिस्ट हमने दी हैं। और कुल मिला के मेरा यही मानना है कि इसका जो खासकर पोर्टल मीडिया के आगमन के बाद गवर्नमेंट को चाहिए, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, बड़ी क्लैरिटी से नॉर्म्स को नामजद करने देना चाहिए ताकि जो कोई भी इसमें आए तो एटलीस्ट दे शुड नो द 5 W's and 1 H ऑफ जर्नलिज्म, जो बड़े कम लोगों को पता है। ज़रूर सर, अगर बात करें हम जो जम्मू से जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं उनकी जो यहाँ पे दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं या रहने का, रख रखाव का, जम्मू प्रेस क्लब किस तरह से उनका केयर करता है? देखिए, हमारी तो कोशिश रही, जम्मू प्रेस क्लब तो बाय एंड लार्ज आप देखिए तो ये जब बनाया गया या जो ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ द ओनली जो अभी भी लगता है कि रजिस्टर्ड एंड रिकग्नाइज बॉडी है। लेकिन प्रेस क्लब का अगर हम बाय एंड लार्ज रोल देखें तो जो प्रेस क्लब में जो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको किस तरह से फेलिसिटेट करें, किस तरीके से उनकी वो उसमें देखें। ओवरऑल तो मैनेजमेंट और फैकल्टी, मतलब कि जो ओनर्स हैं, जैसे बात करें चाहे वो पोर्टल्स के हैं, चाहे वो प्रिंट हाउसेज है, इलेक्ट्रॉनिक हाउसेज हैं, बाय एंड लार्ज तो जो मैनेजमेंट है उनका काम रहता है। लेकिन हमारा एक प्रयास रहा कि जो भी कोई टाइम टू टाइम गवर्नमेंट्स रही हैं, हमने बार बार कहा कि जैसे हमारा वर्किंग जर्नलिस्ट है उसकी इंश्योरेंस की अगर हम बात करें उसकी बात कही। और जब बाहरी राज्यों में अगर उनका कोई प्रेस एनक्लेव है तो यहाँ पर भी होना चाहिए। उसके अलावा अगर
वाइल ऑन ड्यूटी, जैसे हमारे कई जर्नलिस्ट भाइयों ने अपनी शहादतें दे दी इन द लाइन ऑफ सर्विस। माननीय स्वर्गीय अशोक सोडी जी एक एग्जाम्पल रहे हैं। कितने हमारे जर्नलिस्ट हैं जिनको बुलेट इंजरीज आई फिदाइन हमले कवर करते हुए। तो हमने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारे वर्किंग जर्नलिस्टों के लिए एक प्रावधान ऐसे होने चाहिए ताकि उनको फेलिसिटेट किया जा सके। हमें भी उसमें स्टिल आई एम ऑल्सो ए जर्नलिस्ट, पत्रकार ही रहता है, तो हमें लगता है कि उस एक प्रयास, एक ओपनिंग तो हुई थी, लेकिन उसके बाद जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो फिर से नहीं आ पाया, तो वो कहीं ना कहीं पाइपलाइन में है। और उम्मीद है कि जब भी कोई सरकार आती है तो इसका संज्ञान ज़रूर ले कि कम से कम जो हमारा वर्किंग जर्नलिस्ट है इतनी ऑड कंडीशंस में, और जो यहाँ पे कंडीशंस हैं पूरे देश में नहीं होंगी, नॉर्थ ईस्ट में कहीं होंगी या जहाँ पे नक्सलाइट्स का कहीं प्रेजेंस है वहाँ होंगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और बतौर जर्नलिस्ट जब भी हमें मौका मिला हमने इन चीज़ों की पेशकश कंसर्न जो डेलीगेशन, कंसर्न जो सरकारें रही, उन तक रखा है। ज़रूर सर, आपने बात की पोर्टल्स की। अगर हम पोर्टल्स में जितने भी लोग काम करते हैं, एक चीज़ तो आपने साफ कर दी कि कुछ लोग जो हैं अपने कुछ काम या कुछ